नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित आज तक का खास बुलेटिन। सबसे पहले आज दिन की बड़ी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास क्यों हैं और उनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 23 जून को पटना में होने वाली बैठक से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के किन फैसलों से राजनीति तेज हुई है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा है, ये भी बताने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि हिंसा करने वालों की खैर नहीं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा यह है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी के टिकट सर्वे के आधार पर तय किए जाएंगे। तो ये तमाम खबरें आपके लिए होंगी और अब थोड़ा विस्तार से बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं 23 जून को पटना में होने वाली बैठक से। पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में हमारी सहयोग जरूर चाहती है, हम बीजेपी के खिलाफ उनका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन सीपीएम से हाथ मिलाने के बाद वो बंगाल में हमसे सहयोग मांगने बिल्कुल ना आए। तो बहुत बड़ी बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है इस बैठक से पहले। सुनिए जरा ममता बनर्जी ने क्या कहा है। बांग्लादेश शांति नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछती हूँ कि सीपीएम के राज में कौन सी शांति थी। कांग्रेस तो कई राज्यों में रही है, वो संसद में हमारा सहयोग चाहते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन सीपीएम से हाथ मिलाने के बाद आप बंगाल में हमसे सहयोग मांगने न आए। तो इससे पहले गुरुवार को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस ये कह दे कि वो दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो हम भी कह देंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि बैठक से महज एक हफ्ते पहले ही विपक्षी दलों में वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐसे में विपक्षी एकता की राह अब आसान नजर बिल्कुल नहीं आती। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने गुरुवार को कई बड़े फैसले किए हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी शासनकाल में लिए गए धर्मांतरण रोकथाम कानून को निरस्त करने का बड़ा फैसला किया गया है। केबी हेडगेवार से जुड़ा एक चैप्टर कर्नाटक के पाठ्यक्रम से हटाने के बारे में भी फैसला किया जा चुका है और अब सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को लिखे गए नेहरू के पत्रों और BR अम्बेडकर पर कविता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार गौ हत्या कानून में भी फेरबदल करने पर विचार कर रही है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है और वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है। बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर सुनिए। जो सबसे महत्व इम्पोर्टेंट है कि धर्मांतर के खिलाफ जो कायदा बनाया था, हिंदू को मुस्लिम करना, हिंदू को क्रिश्चियन करना, जिस प्रकार से चल रहा था कर्नाटक में, वो कर्नाटक में इस कायदे को लाने का काम बीजेपी ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी सपोर्ट किया और वो कायदा ही खत्म कर दिया। अब गोहत्या बंदी का कायदा भी कुछ दिन बाद खत्म करने वाले हैं। कांग्रेस को एक वोट देना है, किस प्रकार से हो सकता है ये देश की जनता ने देख लेना चाहिए। वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जैसे ही धर्मांतरण के कानून को रद्द किया, वैसे ही यूपी की योगी सरकार की तरफ से धर्मांतरण पर की गई कठोर कार्रवाई का डेटा सामने आ गया। जाहिर है कि दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनावों में वोट बटोरने के लिए अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार कर रही हैं। विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार से हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नाता तोड़ लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा यह है कि मांझी से उनकी पार्टी को विलय करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने विलय करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी बीजेपी के भी संपर्क में थे। विपक्षी एकता की बैठक से पहले मांझी से अलग होने के फैसले को भी नीतीश कुमार ने पूरी तरह से सही बताया है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और सरकार को झटका जरूर दिया, लेकिन जेडीयू से ही रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाकर नीतीश ने मांझी का विकल्प तैयार कर लिया है। वहीं संतोष मांझी का कहना यह है कि नीतीश खुद मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले काबिल पीएम चेहरा ढूंढ कर तो दिखाए। इधर हो और दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से खो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले, तो हम लोग फिर अलग हो गए। वो अलग हो गए तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम ना है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे
तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। होस्ट है, वो होस्ट ही मैदान छोड़ के भाग गए हैं कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बात बोल रहे हैं, और जो बड़े घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, वो बोल रहे हैं कि हम सीएम के कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब मैदान छोड़ के भाग गए हैं और आप यहाँ पर स्टेडियम दे दिए हैं कि आके खेल खेलो, तो आप तो दर्शक हैं ना। अब दर्शक बन करके कोई खेल खिला लेना ठीक है, ऑर्गेनाइजर होता है, काम करता है, लेकिन 17-18 पार्टी है, 22 पार्टी है, जितनी भी पार्टियां आ रही है पता नहीं मुझे, सबकी अलग अलग विचारधारा है, और एक नेता खोजने के लिए आ रहे हैं। एक नेता है कि इस्टेब्लिश है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 9 सालों से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में है, और आने वाला 24 में भी एक सशक्त उम्मीदवार है, एक मजबूत उम्मीदवार है, और लोग उन पर विश्वास करते हैं। हम सर्वे भी देख रहे हैं, बहुत सारे चैनलों का सर्वे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का आता है। तो एक उनके सामने एक नेता खोजने की बात चल रही है, और उसमें लॉटरी होना है, जिसका नाम आ जाएगा वो नेता हो जाएगा, सब उसको मान लेंगे। तो एक खोजने की क़यादत हो रही है, और एक ऑलरेडी है। तो हम समझते हैं कि एक मजबूत दावेदार जो अभी हैं और हमारे राज्य देश में प्रधानमंत्री के रूप में है, उनके सामने एक अच्छा चेहरा खोजा जाए। हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो चेहरा मिले। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बीच बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा यह है कि चुनाव के दौरान सबसे पहले हम हिंसा रोकने की कोशिश करेंगे। देश के संविधान और कानून के तहत हिंसा करने वालों को स्थायी रूप से खामोश कर दिया जाएगा। और चलिए इस पूरे मामले पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कहा है, सुनिए। I could interact with the victims, some of them, and also with the local people. मैंने हिंसा के पीड़ितों और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वस्त कर सकता हूं कि इस चुनाव में सबसे पहले हम हिंसा का ही शिकार करेंगे। देश के संविधान और कानून के तहत हिंसा करने वालों को स्थायी रूप से खामोश कर दिया जाएगा, ताकि पश्चिम बंगाल के शांतिप्रिय लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शैतानी खेल खत्म होना चाहिए। should die a silent death. Violence will be encountered by silence in the sense. वहीं विपक्षी दल हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप ये लगाया कि बंगाल पुलिस और राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। चलिए सुनवाते हैं आपको कि सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से निशाना साधा। जहां कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है, और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है, जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सारी घटनाओं के प्रति एक निहायत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना, जिसकी वजह से न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्थितियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में पार्टी के टिकट सर्वे के आधार पर तय किए जाने हैं। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतता बल्कि स्थानीय संगठन चुनाव जीतता है। जब कमलनाथ से पूछा गया कि क्या मौजूदा विधायकों के टिकट्स भी काटे जा सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक जीतने वाला नहीं है तो मैं उसको सर्वे के परिणाम दिखा दूंगा। यानी कि इशारों में ही साफ कर दिया है कमलनाथ ने कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वे के आधार पर ही तय होने हैं। इसके अलावा यदि सर्वे में मौजूदा विधायक पिछड़ जाते हैं तो उनके टिकट्स भी काटे जा सकते हैं। कमलनाथ की इस घोषणा के बाद सबकी नजरें अब कांग्रेस के उस सर्वे पर टिकी हुई हैं जिसके आधार पर इसे तय किया जाना है। और सुनाते हैं आपको कि कमलनाथ ने इसके बारे में और क्या जानकारी दी है। सर्वे के हिसाब से सर्वे के हिसाब से हम चाहते हैं कि स्थानीय संगठन क्या है। अंत में विधायक नहीं जीतता, हमारा संगठन स्थानीय संगठन उन्हें जिताता। संदेश यात्रा को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। सर्वे में जो विधायक खराब पोजीशन उनके टिकट कटेंगे। अगर कोई जीतने वाला नहीं है मैं उसे साफ दिखा दूंगा। सर प्रियंका जी के दौरे के बाद आपने कोई बात छिपी नहीं है। चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।